नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित ये महत्वपूर्ण लेक्चर देखते हैं। और इसके अंतर्गत जो हम देख रहे हैं वो इतिहास यानी भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम जो है आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं। और ये पीटी स्पेशल है यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंक हो सकता है। और ये देखें माइंड मैप पर आधारित जो सारे नोट्स हैं यानी सारे जो टॉपिक हैं वह चाहे आर ओ एग्जाम के लिए हो, यानी यह लेक्चर देखें तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आर ओ एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है भारतीय इतिहास का, जिसके अंतर्गत हम चर्चा जो कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए वह आधुनिक भारत के इतिहास को चर्चा कर रहे हैं। और यह लेक्चर जो बेस्ड ऑन माइंड मैप है और यह जो नोट्स है वह जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित यह लेक्चर है। और यह ध्यान दें कि माइंड मैप पर आधारित जितने भी नोट्स हैं वो इस चैनल के पास उपलब्ध हैं। और इस पर जैसे कि इतिहास पर हम चर्चा करें, इसके बाद देखें तो भूगोल प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी चर्चा की जाएगी इस चैनल पर। इसके अलावा भारत की राज्य व्यवस्था और इसके अलावा जो है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पर भी जो कि पीटी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण लेक्चर जो है या जो नोट्स इस चैनल के पास उपलब्ध हैं। यानी माइंड मैप पर सारे जो टॉपिक हैं जो कि आर ओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे सारे जो टॉपिक हैं इस चैनल पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर जो है एग्जाम से पूर्व यानी 27 जुलाई 2025 से पूर्व इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगे। लगातार आप चैनल को देखते रहें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और जो वीडियो को लाइक भी करते रहें। और जो नोट्स है जो पीडीएफ नोट्स है उसको भी ध्यान दें। कुछ प्यारे व्यूअर जो है इस चैनल पर जो है नोट्स की डिमांड करते हैं, तो ध्यान दें कि इस चैनल के लिए यानी जो जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है वो उस संस्थान के पास उपलब्ध है। उसकी साइट पर आप जा करके या संस्थान संपर्क करके नोट्स आप ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में। और ये ध्यान दें कि केवल इस पर जो हम लेक्चर में चर्चा करते हैं केवल इसी के नोट्स पर न करते हुए महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं उस पर आधारित जो इसके इनपुट स्वयं इसमें इंक्लूडिंग किया जाता है, जिसमें देखें तो लुसेंट का होता है, एस के पांडे का होता है, एम लक्ष्मीकांत के भी इनपुट इसमें होते हैं। और जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं जैसे कि झा श्रीमाली और सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, एल ग्रोवर इत्यादि के जो इनपुट नोट्स से महत्वपूर्ण रूप से इंक्लूडिंग करके इसको विस्तार करने का या समझाने को रोचक बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ध्यान दें कि यह जो लेक्चर है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अंतर्गत देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, इसका पीटी एग्जाम अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित है। साथ ही देखें तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग में बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी। साथ ही देखें तो यूपीपीएससी यानी अधीनस्थ सेवा आयोग लखनऊ, जिसके अंतर्गत देखें तो पेट 2025 का विज्ञापन भी आ चुका है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही एसएससी और शिक्षक भर्ती के लिए भी हम कहते महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं यह है इंडेक्स। इंडेक्स के अंतर्गत जो है देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास है और इसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण टॉपिक दी गई है। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंतर्गत देखें तो इस पर सारे जो लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। सर्च करके इस चैनल पर आप देख सकते हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत सारे टॉपिक को। इसके अलावा देखिए मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक दी गई इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड है। ये भी सारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, इस चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत देखें तो इसका आखिरी चरण पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसके अंतर्गत देखें तो पुर्तगाली शासन पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोडेड है। डच, डेनिश, फ्रांसीसी पर भी अपलोडेड है महत्वपूर्ण लेक्चर। अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोडेड है। श्रमिक आंदोलन एवं प्रेस पर भी, अंग्रेजी शिक्षा पर भी। और हम देख रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण के जो है वह इस जो लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड है। यानी 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो कि जिसमें नरम दल का वर्चस्व होता है, यहाँ तक बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा देखें द्वितीय चरण जो 1905 से शुरू होता है और 1919 ईस्वी तक चलता है, इसमें देखें तो गर्म और नरम दल यानी नरम दल का वर्चस्व हो जाता है, यानी गर्म दल का इसमें नरम दल का वर्चस्व, इसमें गर्म दल का भी वर्चस्व होता है। तो इसके आखिरी चरण पर हम देखें इसके बाद 1919 से लेकर 1947 से निवार किया जाता है, गांधी का शुरुआत होती है। तो आगे इस लेक्चर में हम जो है द्वितीय चरण का आखिरी भाग को देखेंगे और इसमें जो गांधी की शुरुआत का भी इस लेक्चर में महत्वपूर्ण रूप से इनपुट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत महत्वपूर्ण शख्सियतों को हम इसमें अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें हमने बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हमने विस्तार से समझ लिया है, जिसमें देखें तो वेलेंटाइन टिरोल इनको जो इंडियन अरेस्ट पुस्तक का लेखक थे, इसने भारतीय अशांति का जनक इनको कहा है। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है दी जा चुकी है महत्वपूर्ण रूप से। तो इसको आप चैनल पर उपलब्ध देख सकते हैं, ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। तो इसको आप देख सकते हैं। मुस्लिम लीग का गठन और दिल्ली दरबार जो 1877, 1903 और 1911 का होता है, इसमें महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की जा चुकी है। क्रांतिकारी आंदोलन देखें तो भारत में और विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां किस प्रकार की, इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की जा चुकी है। इसको आप देख सकते हैं चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा देखें तो महत्वपूर्ण शख्सियतों में विनायक दामोदर सावरकर के यानी बीडी सावरकर के बारे में भी हमने विस्तार समझ लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद गदर आंदोलन को भी हमने पूर्ण महत्वपूर्ण से चर्चा किया है। जिनमें मैन योजना को भी महत्वपूर्ण से हमने देख लिया है। इसके बाद लखनऊ पैक्ट 1916 का वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। इसके बाद कामा
गाटामारू प्रकरण 1914 को भी हमने विस्तार से समझ लिया है पूर्व के लेक्चर में। अब इस लेक्चर में देखते हैं एक और महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में एनी बेसेंट को लेकर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एनी बेसेंट के बारे में विस्तार से। तो एनी बेसेंट के बारे में ध्यान दें कि श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश महिला थीं, यानी ये जो है आयरलैंड की महिला थे। इन्होंने ही मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना बनाई। उन्होंने अनुभव किया कि स्वशासन प्राप्त किए बिना कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। तो एनी बेसेंट के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड या भूमिका को हमने देखा। इसके बाद इनके जो महत्वपूर्ण कार्यों को इसमें दिया गया उसमें देखें तो यह ध्यान दें कि एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग, यानी इन्होंने जो है सर्वप्रथम भारत में होम रूल लीग आंदोलन जो 1916 का था उसकी स्थापना सर्वप्रथम जो करने का श्रेय जाता है वह देखें तो बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है, जिसको हमने ऊपर विस्तार से उनके बारे में समझ लिया था और पूर्व के लेक्चर में भी उन पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। तो तिलक जी जो है 5 महीना पूर्व यानी एनी बेसेंट के ऑल इंडिया होम रूल लीग से 5 महीने पूर्व यानी 23 अप्रैल 1916 को जो है तिलक जी स्थापना करते हैं होम रूल लीग की स्थापना, यानी 28 अप्रैल 1916 को इनकी स्थापना होती है। यानी देखें स्थापना क्या है, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। स्थान कहाँ था जो तिलक जी ने स्थापना किया था? पूना में स्थापना किया था, महाराष्ट्र में किया था। प्रथम अध्यक्ष जो थे होम रूल लीग जो तिलक द्वारा स्थापित था उसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा जी थे और सचिव एनसी केलेरकर जी थे। हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर नहीं करते हैं। यह भी ध्यान रखें कि जो तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के कमेटी के सदस्यों में GS खारपड़े जी, BS मुंजे जी और RP करंडीकर चुने गए थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, यानी ध्यान देना कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर बंबई में प्रभाव नहीं था, मध्य प्रांत और बरार तक फैला हुआ था। और इसमें ध्यान दें एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग देखें तो इसकी स्थापना जो की जाती है सितंबर 1916 में, यानी जो तिलक जी स्थापित करते हैं उसके 5 महीने बाद यानी 1916 में इसकी स्थापना ये एनी बेसेंट जी करते हैं। ये स्थापना कहाँ करते हैं? इनका स्थान क्या होता है? मद्रास में करते हैं। संस्थापक से एनी बेसेंट जी खुद रहते हैं और इसके सचिव जॉर्ज अरुण डेल बनाए जाते हैं या बनते हैं। यानी यहाँ पर दिया गया है कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की कॉमनवेल्थ में 1914 में व्याख्या किया है इन्होंने। कॉमनवेल्थ देखें तो स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 ईस्वी को साप्ताहिक पत्रिका, या ध्यान देना कि साप्ताहिक कॉमनवेल्थ क्या है, साप्ताहिक वीकली मैगजीन थी, साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ हुआ। इस पत्रिका में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इसमें ध्यान दें कि एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में की गई। इनके सहायक सचिव जॉर्ज अरुण डेल थे। होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे प्रमुख योगदान दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे प्रमुख योगदान दिया। मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता इनके होम रूल में शामिल थे। तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। उन्होंने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र, यानी इनका दैनिक पत्र क्या था? ये साप्ताहिक था और इनका दैनिक पत्र क्या था? न्यू इंडिया ऐसे एनी बेसेंट जी से संबंधित है। 14 जुलाई 1914 ईस्वी से प्रकाशित किया। साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र था। कॉमनवेल्थ 2 जनवरी 1914 से प्रकाशित किया के माध्यम से इसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। वैसे एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि होम रूल देखें तो आयरलैंड का शब्द है और ये आयरिश महिला भी थी। होम रूल जो है आयरलैंड का शब्द है। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेमंड के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई थी और यह जो है इनसे पहले देखें तो वह बाल गंगाधर तिलक जी ने स्थापना किया था 5 महीने पहले ही। आगे इसमें देखते हैं तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसा क्यों किया इसकी भूमिका में देखते हैं तो होम रूल आंदोलन को जनता में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। लीग के बढ़ते हुए प्रभाव से खतरा महसूस कर ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। लीग ने गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह करना चाहा परंतु इसके पूर्व ही सरकार ने एनी बेसेंट को छोड़ दिया। होम रूल आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति और चेतना का संचार हुआ। इस आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों के प्रभाव का लगभग सूर्यास्त हो गया। इसकी व्यापक सफलता के परिणामस्वरूप कांग्रेस में उग्रवादियों का पुनः प्रवेश हुआ। 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने घोषणा की कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। इसको इन्होंने भंग क्यों किया इस पर समझने का प्रयास करते हैं तो ध्यान दें। चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव था उस दौरान मॉन्टेग्यू था ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई थी। इसके दौरान ही देखें तो 20 अगस्त यानी इसके बाद ही 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद
एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना जो समाप्ति की घोषणा कर दी थी। और इसमें हमने चर्चा कर लिया कि इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में यह बनी थी। जैसा कि हमने देख लिया था कि यानी इनसे पूर्व जो था, जो लखनऊ में 31वां जो सम्मेलन किया गया था 1916 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो इसको लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं या कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। साथ ही गरम दल और नरम दल भी इसी जो है अधिवेशन में पुनः मिल गए थे। और इसी में जो है तिलक जी ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में से लेकर होगा। जो लखनऊ में 1916 का सम्मेलन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके बाद जो है जस्ट एक साल बाद देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष यानी जो वार्षिक अधिवेशन होता है 1917 में होता है, यानी 28-29 दिसंबर 1917 को होता है। यह 32वां सम्मेलन होता है, कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट जी करते हैं। प्रमुख बात इसमें है कि एक आयरिश महिला थी जो कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जबकि भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में हमने देखा था जो वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस को विस्तार समझने का प्रयास किया था, तो 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था 1925 में, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने किया था, जो कि कानपुर में आयोजित किया गया था, उत्तर प्रदेश में किया गया था। यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित न हो सका। इसके बाद देखते हैं एनी बेसेंट के बारे में। तो यह कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको इन्होंने जारी किया, यानी तथा न्यू इंडिया दैनिक नामक पत्र निकाल। इस पर विस्तार समझ लिया है कि यह ध्यान देना एग्जाम पूछा जाता है। कॉमनवेल्थ किससे संबंधित है? एनी बेसेंट जी से। और न्यू इंडिया भी जो दैनिक समाचार पत्र है, ये एनी बेसेंट जी से संबंधित है। इन्होंने जॉर्ज और डेल को होम रूल लीग का सचिव बनाया, इसको भी हमने समझ लिया है। इनके लीग का मुख्यालय अड्डेयार यानी मद्रास में था। और देखें तो इन्होंने होम रूल लीग को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया, इस पर मैंने चर्चा किया था। होम रूल लीग के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रमण्यम ने सर या नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर पूछा जाता है कि किसने सर या नाइट की उपाधि वापस कर दी थी, तो एस सुब्रमण्यम जी ने वापस कर दी थी। किसके विरोध में? तो होम रूल लीग के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में। आगे इनके बारे में देखें तो ब्रिटिश महिला थे, फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी, यानी ब्रिटिश ने बल्कि आयरिश महिला थे और यह फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। चलिए आगे देखते हैं। एनी बेसेंट के रूप में हमने विस्तार समझ लिया इनको। इसके बाद देखते हैं लाला लाजपत राय जी को देखते हैं, जो कि देखें तो गरम दल के एक प्रमुख नेता यह लाला लाजपत राय जी थे। यानी देखें तो लाल, बाल और पाल में यह महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल है, यानी लाल यही है, लाला लाजपत राय जी हैं, और बाल गंगाधर तिलक जी पर विस्तार समझ लिया है पूर्व के लेक्चरों में। और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल जी हैं, ये महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कांग्रेस को क्या कहा है उसको भी हमने विस्तार से पूर्व लेक्चर में देख लिया है। आप उसको सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए लाला लाजपत राय जी के बारे में देखते हैं। तो देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर आर्य समाज से जुड़े। ध्यान देना है कि एग्जाम पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय जी आर्य समाज से जुड़े थे कि नहीं, तो ध्यान देना है कि आर्य समाज से जुड़े थे। किससे प्रभावित होकर? स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर। यानी आर्य समाज किससे संबंधित थे? स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। हिंदू महासभा से भी जुड़े थे, कांग्रेस से जुड़े और पंजाब में कार्य किया, यानी कांग्रेस से भी जुड़े थे और पंजाब में कार्य किया। शेरी पंजाब या पंजाब केसरी उपनाम के इनको जाना जाता है। शेरी पंजाब के नाम से किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय जी को जानते हैं। पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हीं को जानते हैं। 1928 में सामिल कमीशन के विरोध में शांति मार्च में लाठीचार्ज से इनकी मौत हो गई थी। 1928 में जो सामिल कमीशन आया था उसके विरोध में इन्होंने शांति मार्च किया था, परंतु लाठीचार्ज करने से, यानी इनके सर पर चोट लगने से, लाठी से जो इनके सर पर लगी थी, इससे इनकी मौत हो जाती है। यह ध्यान दें कि गरम दल के जो प्रमुख नेताओं में देखे जो लाल बाल पाल जी थे, उसमें यह लाला लाजपत राय जी ही एकमात्र थे जिन्होंने कांग्रेस के किसी भी जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। उनके बारे में यह ध्यान दें कि देखें सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता की विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया था। यानी असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, वह सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन कांग्रेस का किया गया था उसमें लाला लाजपत राय जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। इसी में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। परंतु इस आंदोलन का सबसे प्रमुख विरोधी CR दास जी थे, यानी इनका विरोध किया। इनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। कांग्रेस के अन्य नेताओं जैसे मोहम्मद जिन्ना, एनी बेसेंट जिनके बारे में अभी देखा, बिपिन चंद्र पाल जी एवं GS खरपड़े ने भी इसका विरोध किया था और कांग्रेस को छोड़ दिया। दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर की कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव
अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। गांधी जी ने इसी समय घोषणा की कि 1 वर्ष के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। यानी अक्सर पूछा जाता है कि गांधी जी ने कब 1 वर्ष की आज़ादी की बात कही थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1 वर्ष में आज़ादी प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने कही थी। अबुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन के प्रचार के लिए अपनी पत्रिका अल हिलाल, यानी अल हिलाल किसकी पत्रिका है, तो अबुल कलाम आज़ाद जी की है, के माध्यम से सहयोग दिया। 1924 ईस्वी में आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। अब थोड़ी सी जानकारी साइमन कमीशन के बारे में भी इसमें थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं। देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 से मद्रास में अपने अधिवेशन में कमीशन का, यानी साइमन कमीशन का प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार करने का निश्चय लिया। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, अक्सर जहाँ पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा या बम्बई कब पहुंचा, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है बम्बई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि 1928 ईस्वी था 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन ने भारत का 2 बार दौरा किया। कमीशन ने 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसकी सिफारिशें, यानी जिसमें सिफारिशें दी गई थी। और उसमें मुख्य सिफारिशें देख लें तो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। केंद्रों में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व प्रदान न किया जाए, यानी केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाए। इस सिफारिशों में शामिल है साइमन कमीशन के अंदर। यानी इसमें हमने देखा साइमन कमीशन का जो है, साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया था। तो इसमें देखें 1919 ईस्वी के एक्ट में 10 वर्ष इसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसकी घोषणा कर दी। यानी चुनाव 1929 में होना था, लेकिन चुनाव होने के कारण जो है 8 नवंबर 1929 को ही इसकी घोषणा कर दी, जबकि इसकी समीक्षा 1928 में होना था। 10 वर्ष के प्रावधान बल्कि 1929 में होना था, क्योंकि 1919 की समीक्षा 10 वर्ष से करना था। तो कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य, यानी सातों सदस्य थे वो ब्रिटिश थे। यही जो सबसे बड़ा विरोध का कारण था इसका। इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के जो साइमन था वहीं इसका अध्यक्ष बनाया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कंजर्वेटिव पार्टी के बाथम था और स्ट्रेंथ कोना तथा हाउस ऑफ कॉमन्स में लेंड फैक्स और कैडिगन, हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के इटली और बर्नोट हांट सोन अन्य सदस्य थे। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय थे और भारत में इसके विरोध का यही सबसे बड़ा कारण भी था। तो ये तो हमने देख लिया। इसके बाद देखते हैं लाला लाजपत राय जी से संबंधित इसमें साइमन कमीशन में। देखिए तो साइमन कमीशन सबसे प्रथम तो ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा, लेकिन साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही लाला लाजपत राय की दिसंबर 1928 ईस्वी में मृत्यु हो गई। जब साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा तो इसके विरुद्ध पंडित गोविंद वल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए। लखनऊ में इनका विरोध कौन किया, तो गोविंद वल्लभ पंत जी और जवाहरलाल नेहरू ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अनेक अत्याचार किए। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी आदि ने भी कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई। यद्यपि मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर 1928 में फूट पड़ गई और कमीशन के साथ सहयोग के पक्षपातियों का एक गुट लीग से अलग हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर कांग्रेस के साथ थे। चलिए इनके बारे में आगे देखते हैं महत्वपूर्ण कार्यों से। देखें 1907 ईस्वी में बर्मा में से निष्कासित, यानी 1907 में बर्मा से निष्कासित किया गया। 1885 में लाहौर में DAV स्कूल स्थापित किया, यानी 1885 में लाहौर में DAV स्कूल स्थापित इन्होंने किया और 1907 में बर्मा से इनको निष्कासित किया गया। राजनीतिक गुरु, यानी लाला लाजपत राय के जो राजनीतिक गुरु थे वो मैजनी जी थे। जैसा कि हमने देखा कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और लाला लाजपत राय के जो राजनीतिक गुरु मैजनी जी थे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखें इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। यानी लाला लाजपत राय जी की प्रमुख रचनाएं क्या हैं, तो यंग इंडिया न्यूज़पेपर था। यंग इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इंग्लैंड डेप टू इंडिया इन्हीं की बुक है। इंडियाज विल टू फ्रीडम ये भी इनकी बुक है। मैसेज टू भागवत गीता इनकी महत्वपूर्ण बुक में शामिल है। पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया ये भी इनकी महत्वपूर्ण बुक में शामिल है। द डिस्प्लेस्ड क्लासेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण। आर्य समाज भी महत्वपूर्ण इनकी बुक है। द प्रॉब्लम ऑफ नेशन ये भी इनकी महत्वपूर्ण बुक में शामिल। एजुकेशन इंडिया यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर पूछा जाता है। यानी देखें ज़्यादा जो पूछा जाता है इसमें यंग इंडिया पूछता है और इंडिया डेप टू फ्रीडम ये भी कई बार पूछा है। इंडियाज विल टू फ्रीडम ये भी कई बार पूछा है। इसके बाद द डिस्प्लेस्ड क्लासेज ये भी कई बार पूछा है और आर्य समाज को भी पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है, यानी वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन जो पूछा उसको हमने इसमें रेखांकित कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो 1897 में हिंदू राहत आंदोलन, 1897 में जो है हिंदू राहत आंदोलन, 1921 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। यानी लाला लाजपत राय जी को देखें तो यह जो है सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना जो है 1921 में इन्होंने किया।
अमेरिका में देखें तो अमेरिका न्यूयॉर्क में 1917 में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका का गठन भी इन्होंने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें तो AITUC के अध्यक्ष पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इनकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि AITUC के अध्यक्ष ये बनाए गए थे, पूर्व में हमने इस पर चर्चा कर लिया था कि ILO से पूर्व भारत में जो IETC का गठन किया गया था और बाद में ये 2 शाखाओं में बढ़ गया था, तो इसको भी हमने पूर्व के लेक्चर में महत्वपूर्ण से चर्चा कर लिया है, उसको आप सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला हत्याकांड का विरोध उन्होंने किया। सामिन कमीशन में कोई भारतीय न होने पर 1928 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया इनके द्वारा। 1920 में असहयोग आंदोलन में सहयोग इन्होंने दिया था, इस पर हमने महत्वपूर्ण चर्चा कर लिया है इनके बारे में। यहाँ थोड़ी चर्चा जो है रॉलेट एक्ट के बारे में भी कर लेते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखें सामिन कमीशन पर हमने विस्तार चर्चा कर ही लिया है। तो देखें रॉलेट एक्ट 1919 का भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट, ध्यान देना है कि इसमें नाम है रॉलेट है, सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई थी। यह कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं। यानी रॉलेट एक्ट को देखें तो इसको क्या कहा गया है, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, यानी रॉलेट एक्ट को क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम भी कहा गया। इसको रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट को काला कानून, ध्यान देना कि इसको काला कानून या ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता सर सिडनी रॉलेट ने किया था। यानी इसमें ध्यान दें तो यह महत्वपूर्ण है कि क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम को 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित कर दिया गया। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई थी। इसे ही रॉलेट एक्ट या काला कानून नाम से जाना जाता है। इसमें व्यवस्था क्या की गई थी, इस विधेयक में व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता था, साथ ही उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकता था। इस प्रकार अपने इस अधिकार के साथ सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया था। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी का अब तक का भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। उन्होंने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक देशव्यापी हड़ताल का आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। यानी गांधी जी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। पहले 30 मार्च से यह आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। दिल्ली में 30 मार्च को ही स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली थी। वहां पर भीड़ ने चलाई गई गोलियों के करीब 5 आंदोलनकारी मारे गए थे। इसके बाद बंबई, अहमदाबाद था देश के अन्य नगरों में सार्वजनिक विरोध तथा हिंसा का मार्ग अपनाया गया था। लाहौर में देखें तो लाहौर एवं पंजाब में भी भीड़ पर गोली चलाई गई थी। स्वामी श्रद्धानंद एवं डॉक्टर सत्यपाल के नियंत्रण पर महात्मा गांधी पंजाब की ओर चले गए, परंतु मार्ग में 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को इन्हें हरियाणा के परवल नामक स्थान गिरफ्तार कर बंबई भेज दिया गया था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसको देख लेते हैं कि आगे इस नोट्स में उपलब्ध है। लेकिन यहाँ देखें गांधी जी तथा अन्य कुछ नेताओं के पंजाब प्रवेश से प्रतिबंध होने के कारण वहाँ की जनता में पर्याप्त आक्रोश था। यह आक्रोश तब अधिक बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, ध्यान देना पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा बिना किसी कारण के 9 अप्रैल 1920 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी का आदेश पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने दिया था। ये दोनों नेता दिसंबर 1919 ईस्वी में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन स्वागत समिति के संबंध थे। इसकी गिरफ्तारी के विरोध में जनता ने एक महत्वपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने का असफल प्रयास किया। फलस्वरूप भीड़ पर गोली चला दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 2 लोग मारे गए। जुलूस ने उग्र रूप धारण कर कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी और 5 अंग्रेजों को जान से मार दिया। अमृतसर शहर की स्थिति से बौखलाकर सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया। इसने 12 अप्रैल को कुछ गिरफ्तारी किया। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन शाम करीब 4 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। इसमें करीब 20,000 व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। यह सभा किसने बुलाई थी, इस संबंध में हंसराज नामक व्यक्ति का उल्लेख आता है। यही व्यक्ति बाद में सरकारी गवाह बन गया था। दूसरी ओर डायर ने उस दिन 9:30 बजे ही सभा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सभा में गांधी जी, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की रिहाई और रॉलेट के विरुद्ध भाषणबाजी की जा रही थी। ऐसे में डायर ने 3 मिनट के अंदर भीड़ को हटाने का आदेश देकर कुछ सैनिकों के साथ बाग में मुख्य दरवाजे पर खड़ा हो गया। इसके बाद उसने फौज को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। वे तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक गोलियां खत्म न हो गई। हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा एवं 3,000 लोग घायल हो गए थे। वैसे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे एवं 1200 घायल हुए थे। सत्याकांड में डायर नामक व्यक्ति ने डायर को असहयोग दिया था। डायर नामक एक व्यक्ति ने डायर को सहयोग दिया था। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने इस कृत्य के संदर्भ में कहा था, तुम्हारी कार्रवाई ठीक है, गवर्नर इसे स्वीकार करता है। इस बर्बर हत्याकांड के बाद 15 अप्रैल को पंजाब के लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखपुरा वरीजाबाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसमें करीब 288 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने प्रकार की सजाएं दी गई थी। इसके बाद देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के फलस्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारी परिषद से अपनी सदस्यता इस्तीफा दे दिया था। टैगोर ने कहा, समय आ गया जब सम्मान के तंग
तम के अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इस कांड के बारे में थॉमसन और गैरेट ने लिखा, अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंध में युगांतकारी घटना थी, जैसा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसी के संबंध में जो है हंटर कमेटी बनाई गई थी 1919 के। सरकार ने व्यवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में 8 सदस्य, इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेजों के नाम देखें तो लॉर्ड हंटर, जस्टिस रैक्सिन, W.F. राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ। 3 भारतीय सदस्य में सर चिमनलाल सीतलवाड़ जी थे, साहबजादा सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। एक भारतीयों द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, तहकीकात कमेटी। इसमें देखिए 1919 में बनाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति नियुक्त की थी, जिसे तहकीकात कमेटी कहा गया था। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। इनके अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, अब्बास साहेब जी, सी आर दास जी, पुकुल जयकर थे। इस समिति अपने रिपोर्ट में अधिकारियों से इस वर्ग कृत्य की निंदा के पात्र बनाया। उन्हें सरकार को दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की थी, परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। तो हमने देखा कि असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहयोग उन्होंने दिया था और 1926 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा के उपनेता चुने गए थे लाला लाजपत राय जी। और थोड़ी जानकारी AITUC के बारे में देख लेते हैं। हालांकि इस पर पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर भी जानकारी ग्रुप में इसको ऐड कर लेते हैं। पर हमने देखा था कि भारत के श्रमिक आंदोलन प्रमुख संस्थाओं के अंतर्गत हमने देखा था कि AITUC 1920 प्रथम अधिवेशन बम्बई में, इसके अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। MN जोसेफ बैप्टिस्ट इससे संबंधित रहे। और इसके बाद यानी इसका जो गठन किया गया था 1919 के ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो ILO 1919 बनाया था, इसी के गठन के बाद जो भारत में AITUC का गठन होता है, जिसमें BP वाडिया को भारत के मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। BP वाडिया देखें तो ये मद्रास श्रमिक संघ, जो BP वाडिया भारत का पहला आधुनिक श्रम संगठन था, इससे संबंधित है। और इसका 2 भागों में टूटना, जिसमें एक जो था रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नेता ये थे। इस पर हम विस्तार चर्चा कर चुके हैं, इसको आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, इस चैनल पर उपलब्ध है। इस प्रकार से हमने 2 महत्वपूर्ण शख्सियतों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया। एक एनी बेसेंट जी थे, दूसरा देखा हमने लाला लाजपत राय जी, जिनको शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी जी को देखते हैं। यानी देखें तो 1919 से 1939 का राष्ट्रवादी दौर, जिसको गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से महात्मा गांधी जी को शामिल करेंगे। तो यह जो लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक पर बनाकर अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।